रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी विधानसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी आज कानपुर देहात में रैली को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए जुड़ेंगे पूरे प्रदेश के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को सोमवार को कानपुर देहात के अकबरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कानपुर देहात और जालौन जिले की 10 विधानसभाओं की ये संयुक्त रैली होगी। इस रैली से कानपुर महानगर की 7 विधानसभाओं में वर्चुअल प्रसारण भी किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारण से प्रदेश भर के लोग जुड़ेंगे। इन जिलों में तीसरे चरण में मतदान होना है। प्रत्यक्ष रैली में संबंधित विधानसभाओं के उम्मीदवार उपस्थित रहेंगे। वर्चुअल रैली में विधानसभा में किसी एक कार्यक्रम में प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री और रैली प्रभारी अनूप गुप्ता ने बताया है कि सोमवार को कानपुर देहात की रनिया अकबरपुर विधानसभा में होने वाली विशाल जनसभा में पीएम मोदी को सुनने के लिए कानपुर की बिठूर, बिल्हौर और घाटमपुर विधानसभा, कानपुर देहात की रसूलाबाद, रनिया अकबरपुर, सिकंदरा और भोगनीपुर विधानसभा तथा जालौन की माधोगढ़, उरई और कालपी विधानसभा के कार्यकर्ता, भाजपा समर्थक और आम लोग आएंगे। हमें हिसाब नहीं हिसाब चाहिए, राकेश टिकैत बोले। यूपी को सीएम चाहिए, तानाशाह नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को सीएम चाहिए, तानाशाह नहीं। हमने यूपी का विकास करने वाला शासक चाहिए, न कि सामाजिक सद्भाव को खराब करने वाला तानाशाह। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस मुद्दे पर चल रही है वह विकास का नहीं बल्कि विनाश का रास्ता है। देर रात पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से फोन पर बातचीत में कहा है कि हमें हिसाब नहीं हिसाब चाहिए। इसे कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन सत्ताधीशों से हिसाब मांगना बंद नहीं करेंगे। सत्ता पर जो भी होगा उससे हिसाब मांगा जाएगा। हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम हर पार्टी से हिसाब मांगेंगे। यदि उनकी नीतियां सही नहीं है तो विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि बहाने बनाने के बजाय प्रदेश का विकास होना चाहिए। किसान के मुद्दे, उनकी समस्याएं हल होनी चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि हम किसी के हमदर्द नहीं है। जो प्रदेश का विकास करेगा उसके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाकियों किसान की आवाज उठाना बंद नहीं करेगी, सरकार किसी की भी हो। यदि जन विरोधी काम होगा तो विरोध तो करेंगे ही। योगी के घर में आले बयान पर बोले अखिलेश, पहले चरण की वोटिंग के बाद ठंडे हो गए उनके तेवर। भाजपा सरकार में इनामी माफिया क्रिकेट खेल रहे, पुलिस कप्तान फरार चल रहे। पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई। गोरखपुर में पुलिस ने ही व्यापारी की हत्या कर दी। भाजपा नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। पहले चरण के मतदान के बाद उनके तेवर ठंडे पड़ गए हैं। रविवार को सहावर के गांव फरौली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर भाजपा सरकार को घेरा। इसके बाद उन्होंने एटा और फिरोजाबाद के सिरसागंज में भी सभाएं की। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था को ना मानने वाले सपा को वोट ना दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उन्होंने कटाक्ष किए। उन्होंने सवाल उछालते हुए लोगों से पूछा कि बाबा के कार्यकाल में कासगंज में हिरासत में युवक की मौत हो गई थी। युवाओं से कहा कि सपा सरकार बनी तो वह फौज में भर्ती होने की उम्र में 2 वर्ष की छूट दिलाएंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो गई और उपचार न मिलने से लोगों की जानें गई। उन्होंने कहा कि कासगंज के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा अस्पताल खुलवाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी, बोले शरीयत नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा देश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप और कटाक्षों का सिलसिला जारी है। यूपी के सियासी पारी को कर्नाटक का हिजाब विवाद और बढ़ाता जा रहा है। यहाँ कई सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनकर कॉलेज जाने का समर्थन करते हुए हिजाबी के प्रधानमंत्री बनने का ट्वीट किया तो उस पर जबरदस्त पलटवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर करारा प्रहार किया। रविवार को उन्होंने ट्वीट कर बिना नाम लिए चेतावनी दी। लिखा, गजवा ए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध ले, वो रहे या ना रहे, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। योगी के इस ट्वीट को उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता लगातार रीट्वीट कर रहे हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पहले चरण के बाद स्थिति साफ, हमको प्रचंड बहुमत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद उत्साहित हैं। सोमवार को दूसरे चरण के मतदान के दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण के बाद स्थिति साफ हो गई है। भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद स्थिति साफ होती नजर आ रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने 80 बनाम 20 की बात की थी। 80% लोग भाजपा के साथ होंगे और 20% हमेशा विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने जाति, मत, मजहब की बात नहीं की थी। 80% वो लोग जो हमेशा प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन करते हैं और 20% वो लोग जो ने हमेशा विरोध करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति के एजेंडे को बदला है। पहले जाति, मत, मजहब और परिवार के इर्द गिर्द बनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आज विकास, सुशासन, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं चर्चा का विषय है। 21 लाख महिला वोटर, लेकिन बीजेपी से एक महिला प्रत्याशी। प्रयागराज में बीजेपी की राजनीति में पार्टी को महिलाओं पर नहीं भरोसा। प्रयागराज की 12 सीटों पर सिर्फ एक महिला प्रत्याशी। खुद को महिलाओं की हितैषी बताने वाली बीजेपी ने टिकट वितरण में महिलाओं के साथ अन्याय किया है। प्रयागराज में 21 लाख सिर्फ महिला वोटर हैं। बावजूद यह पार्टी ने महज एक महिला प्रत्याशी को उतारा है। वह भी नया चेहरा नहीं है, बल्कि बेजा से विधायक रही नीलम कारवरिया पर पार्टी ने विश्वास जताया है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास महिला नेता नहीं है, महिला नेताओं की भरमार है, लेकिन जातीय समीकरण को देखते हुए भाजपा ने महिला नेताओं से दूरी बनाए रखा। प्रयागराज मंडल के 3 जिले प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की बात करें तो कुल 22 सीटों पर भाजपा ने महज 2 सीटों पर महिलाओं को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरे प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से सिंधुजा मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उस सीट पर लंबे समय से राजा भैया के खाते में है और इस बार भी वह दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने प्रयागराज मंडल के 22 सीटों पर 5 महिला प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसमें सुनाव से गीता पासी, प्रतापपुर से विजमा यादव व शहर पश्चिम में ऋचा सिंह प्रत्याशी हैं। चायल से पूजा पाल है, जबकि सिराथू से अपना दल व सपा के गठबंधन से पल्लवी पटेल प्रत्याशी बनाई गई है। इटावा में शिवपाल यादव का सीएम योगी पर तंज, गर्मी निकाल देंगे वाले बयान पर बोले ऐसी धमकी देने वाला संत नहीं हो सकता। इटावा में अपनी और सपा प्रत्याशी की जीत के लिए दरगाह पर चादर पोशी कर शिवपाल यादव ने आशीर्वाद दिया। सदर सीट पर सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए शिवपाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही आदित्य यादव और अभिषेक यादव ने शहर में कई जनसभाओं को संबोधित किया। शिवपाल ने योगी आदित्यनाथ के ठोको, गर्मी निकाल देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे जैसे बयानों पर पलटवार किया। शिवपाल ने कहा ऐसी धमकी देने वाले लोग संत नहीं हो सकते। आपको बता दें कि इटावा में मतदान के महज 6 दिन बाकी रह गए हैं, जिसको लेकर सपा प्रसपा ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल ने अब चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। शहर के विभिन्न मुस्लिम इलाकों में लगातार शिवपाल सपा प्रत्याशी सर्वेश शाक्य को जिताने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। बीते रविवार को शिवपाल यादव ने शहर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर झूठे वादे करने के आरोप लगाए। शिवपाल योगी आदित्यनाथ के ठोको, गर्मी निकाल देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे जैसे बयानों को मुद्दा बनाते हुए कहा ये भाषा किसी संत की नहीं हो सकती। आप सभी ने कभी ऐसी भाषा किसी संत के मुंह से सुनी नहीं होगी। ललितपुर में 15 फरवरी को आएंगे ओवैसी। जन अधिकारी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा भी पहुंचेंगे। गिन्नौट बाग में जनसभा को करेंगे संबोधित। ललितपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं का ललितपुर जिले में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 15 फरवरी को एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ललितपुर आएंगे। वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी वंदना मेहता के समर्थन में गिन्नौट बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार की शाम जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी वंदना मेहता के आवास पर जन अधिकार पार्टी के मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड के प्रभारी कृष्ण नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा गठबंधन ने जन अधिकार पार्टी से वंदना मेहता को ललितपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। अगर साइकिल वाला बटन दबाओगे तो अतीक अहमद जैसा गुंडा पैदा हो जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य।
यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बार अपनी जन्मस्थली सिराथू से चुनाव लड़ रहे। रविवार को केशव मौर्य यहां प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमले किए। शमशाबाद खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने अपनी धरती के लोगों को प्रणाम किया और उनसे भारी मतों से जीत का आशीर्वाद मांगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कमल खिलाने में ही मोदी जी हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन है। केशव ने विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि सिराथू में 100 में से 90% वोट हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले चरण में इतनी कमल की आंधी चली है कि साइकिल उड़कर सैफई चली गई, हाथी कहां गया उसका पता नहीं चल रहा, पंजे को कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने सिराथू की जनता से कहा इसलिए कमल खिलाना है। उन्होंने जनता से पूछा कि अगर शमशाबाद को पीतल नगरी बनाना है, सड़क बनाना है, उद्योग बनाना है, रोजगार अधिक से अधिक पैदा करना है तो लक्ष्मी जी की जरूरत है या नहीं। डिप्टी सीएम ने कहा कि तो लक्ष्मी जी साइकिल पर बैठकर नहीं आएंगी, हाथी पर बैठकर नहीं आएंगी, पंजे पर बैठकर नहीं आएंगी, कमल पर ही बैठकर आएंगी। उन्होंने जनता से कहा कि 27 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाओगे तो एक गरीब आदमी को पक्का मकान मिल जाएगा और अगर साइकिल वाला बटन दबाओगे तो एक अहमद जैसा गुंडा पैदा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस बीच बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर के सपा में भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी को यहां पर काफी तगड़ा झटका लग रहा है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों की। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात करेंगे हम बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 219 से 245 विधानसभा सीट। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 143 से 154 विधानसभा सीटें। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 8 से 14 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 8 से 16 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।